राहुल? ये कहते हुए जानवी की आंखों में भरे हुए आंसू अचानक से बाहर निकल पड़े और चलते चलते उसके कदम वहीं ठहर गए। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि राहुल ने उसे आवाज देकर बुलाया हो। जैसे ही उसने पीछे सिर घुमाया तो उसे मिस्टर राहुल वर्मा का चेहरा दिखा। उसने झट से अपनी आंखों से आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और हल्का सा मुस्कुराते हुए मिस्टर वर्मा से पूछा, मिस्टर वर्मा, क्या आपने मुझे बुलाया? मिस्टर वर्मा ने टेबल पर रखे बिजनेस कार्ड बॉक्स से एक बिजनेस कार्ड उठाया और उसे जानवी को देते हुए कहा, मिस जानवी, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। जानवी ने उससे कार्ड लेते हुए कहा, श्योर। हमारे ऑक्शन हाउस में काफी सारी एंटीक पेंटिंग्स का कलेक्शन मौजूद है। एग्जीबिशन में कई लोगों को ऑथेंटिक और यूनिक पेंटिंग्स पसंद आती हैं। यदि विजिटर्स की डिमांड पर हमें किसी पेंटिंग को रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है तो क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? मिस्टर वर्मा ने जानवी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जानवी ने मुस्कुराते हुए मिस्टर वर्मा से कहा, ओके देन, समय आने पर मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। थैंक यू मिस्टर वर्मा, एंड बाय द वे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जानवी ने मिस्टर वर्मा से ये कहते हुए बिजनेस कार्ड को अपने बैग में रखा और श्रुति के साथ वो ऑफिस से बाहर निकल गई। लिफ्ट लेते समय श्रुति ने जानवी की तरफ देखते हुए जानवी से कहा, जानवी एक बात कहूं, माइंड मत करना तुम। मिस्टर वर्मा और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता नहीं कि तुम लोग पहली बार मिल रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे आप दोनों का कोई पुराना रिश्ता है। जानवी ने लिफ्ट को बंद करते हुए मुंह से सांस छोड़ते हुए श्रुति से कहा, श्रुति सच कहूं ना तो मुझे भी उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। श्रुति ने कुछ देर सोचा, फिर जानवी से कहा, कहीं ऋषभ की तरह तो नहीं? दोनों की आंखें बहुत नशीली और समंदर जैसी गहरी हैं। जो भी उनमें देखिए बस डूब जाए। वैसे यार ज्यादा क्या बोलूं, सभी स्मार्ट और हैंडसम लड़के एक जैसे ही तो दिखते हैं। जानवी बस चुपचाप खड़ी श्रुति की बातें सुन रही थी। कार में बैठने के बाद जानवी ने श्रुति से पूछा, क्या तुम्हारा ऑनलाइन पेमेंट अकाउंट तुम्हारा मोबाइल नंबर ही है? हाँ, क्यों? श्रुति ने कार स्टार्ट करते हुए जानवी को जवाब दिया। जानवी ने अपना फोन उठाया, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए श्रुति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही सेकंड्स में श्रुति के मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन रिंग बजी। उसने अपना फोन निकाला और जैसे ही उसने नोटिफिकेशन ओपन करके देखा तो वो हैरान रह गई। उसे अपने बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए रिसीव्ड हुए जो उसे जानवी ने ट्रांसफर किए थे। श्रुति ने तुरंत जानवी से कहा, जानवी ये क्या है? मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मैं अभी के अभी ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर रही हूँ। जानवी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, प्लीज रख लो ना श्रुति, और वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं तुम्हें। पर 1,00,000 ज्यादा नहीं है। पेंटिंग तुमने तैयार की है जानवी, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। श्रुति ने जानवी से कहा, प्लीज श्रुति, यही समझ लो कि 1 महीने तक तुम्हारी फेवरेट कॉफी मेरी तरफ से। पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरी कितनी हेल्प की है यार। जानवी ने श्रुति से कहा। श्रुति ने अचानक से कार रोकी और जानवी को गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। जानवी ने उसके गले से लगे हुए उसकी पीठ पर अपना हाथ सहलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। कार में बैठे हुए जानवी ने ऋषभ को मैसेज भेजने के लिए अपना सिर नीचे किया और उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हुए एक स्वीट सा मैसेज भेजा। जानवी का मैसेज मिलते ही ऋषभ के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने मैनेजर राज से कहा, आज रात क्लाइंट के साथ मीटिंग तुम अटेंड कर लेना, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना है। शाम के 7 बज रहे थे। दिल्ली के मशहूर रूफटॉप रेस्टोरेंट द स्काई हाई में जानवी ऋषभ का बेसब्री से वेट कर रही थी। वो ऋषभ के साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी। कुछ ही देर में ऋषभ अपने डैशिंग अंदाज में रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुआ। जहाँ रेस्टोरेंट में बैठी कई लड़कियों की नजरें ऋषभ पर थी, वहीं ऋषभ अपने चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान लिए सिर्फ जानवी की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ में रेड रोजेस का एक बड़ा सा बुके लिए उसकी तरफ आगे आगे बढ़ रहा था। एक तरफ जहाँ पियानो पर सॉफ्ट म्यूजिक बजाया जा रहा था, वहीं कुछ कपल्स उस सॉफ्ट म्यूजिक पर कपल डांस कर रहे थे। माहौल बेहद रोमांटिक था। जानवी ने खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा, तुम्हें याद है
लास्ट टाइम हम यहाँ कब आए थे? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी से कहा। हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे तुम्हें खुश करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे पता है तुम्हें यहाँ का खाना कितना पसंद है। मैं अपनी सुंदर सी बीवी को खुश करने के लिए अक्सर यहाँ खाने के लिए लाया करूंगा। इतने में ही एक वेटर उनके पास आया और उसने ऋषभ और जाह्नवी की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? जाह्नवी कुछ कहती तभी ऋषभ ने तुरंत वेटर को ऑर्डर देते हुए कहा, 1 Alfredo pasta with extra cheese and 1 green Thai veg curry with steamed rice and after that 2 cold coffee with vanilla ice cream. ऋषभ को वेटर को ऑर्डर देते हुए जाह्नवी थोड़ा चौंकते हुए मुस्कुराते हुए एकटक ऋषभ को देख रही थी। थैंक यू सर। वेटर खाने का ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? क्या एक अच्छे हस्बैंड को अपनी वाइफ का फेवरेट फूड भी पता नहीं होना चाहिए? ऋषभ ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए जाह्नवी से कहा। ओके हस्बैंड जी, सुनकर अच्छा लगा। ऋषभ से ये कहते हुए जाह्नवी का चेहरा ब्लश कर रहा था। मैम, हियर इज योर ऑर्डर, एंजॉय योर डिनर। ऋषभ और जाह्नवी की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर वेटर ने कहा। जाह्नवी ने जैसे ही खाना सर्व करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ऋषभ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, वेट, आज तुम नहीं, मैं तुम्हें सर्व करूंगा। ऋषभ ने अपने हाथों से जाह्नवी की प्लेट में फूड सर्व किया और बड़े ही प्यार से जाह्नवी से कहा, अब आप अपना फेवरेट मील एंजॉय कर सकती हैं। डिनर हो जाने के बाद ऋषभ जैसे ही बिल पे करने के लिए अपने वॉलेट से कार्ड निकालने ही वाला था, तभी जाह्नवी ने तुरंत झट से अपने बैग से कार्ड निकाला और उसे ऋषभ के सामने रखते हुए उससे कहा, आज आप नहीं, मैं बिल पे करूंगी। ये मेरा कार्ड है, इसका पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है। ऋषभ ने अपने होठों को हल्का सा दबाया, अपनी भौहें चढ़ाते हुए मजाक में जाह्नवी से कहा, आई नो तुम कैपेबल हो और अब तुम बहुत पैसे भी कमाने लगी हो, पर तुम्हें बिल पे करने की जरूरत नहीं है, आई विल पे। जाह्नवी ने हंसते हुए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ऋषभ से कहा, नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल, सो आज का बिल तो मैं ही पे करूंगी एंड इट्स फाइनल। ऋषभ ने जाह्नवी की बात सुनकर खुश होते हुए उसके हाथ को थामा और उससे कहा, अब तो हमारे घर में पैसों की बरसात होगी। सही कहा ना जाह्नवी? ये सुनकर जाह्नवी ने गुस्से में ऋषभ से कहा, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो ऋषभ या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं सच में तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ जाह्नवी। ऋषभ ने जाह्नवी से कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जाह्नवी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा। ऋषभ ने प्यार भरी नजरों से जाह्नवी को देखते हुए कहा, जाह्नवी तुम्हें पता है, तुम गुस्से में और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। अच्छा ये बताओ, वो पेंटिंग जो तुमने कुछ दिन पहले रिन्यू की थी, क्या वो तुमने बेच दी है? एंड उसके लिए 10 लाख तुरंत के तुरंत मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। जाह्नवी ने अपनी आवाज को थोड़ा जोर देते हुए ऋषभ से कहा, 10 लाख? अमेजिंग जाह्नवी, यू आर सच अ ग्रेट आर्टिस्ट। ऋषभ ने बहुत खुश होकर थोड़ा चौंकते हुए जाह्नवी से कहा, मैं बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ ऋषभ, ताकि मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के काबिल बन सकूं। जाह्नवी ने ऋषभ की आंखों में देखते हुए थोड़ा गंभीर होकर उससे कहा। ऋषभ मुस्कुराया और अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, तुम हमेशा से मेरे काबिल थी जाह्नवी। जितना तुम अर्न कर रही हो, कई लोग इतना साल भर दिन रात मेहनत करने के बाद भी नहीं कमा पाते, इसीलिए तुम्हें अब और इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जाह्नवी ऋषभ की बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो गई। वो खुश और दुखी दोनों थी। उसने दबी हुई आवाज में ऋषभ से कहा, मैं इतनी काबिल बनना चाहती हूँ ऋषभ, कि तुम्हारे पापा को भी लगे कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, तुम्हारे लायक हूँ। ऋषभ चुप था और उसने उसका हाथ अपनी हथेली में प्यार से रखा और थोड़ा इमोशनल होकर कहा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है जाह्नवी। जाह्नवी से ये कहते हुए ऋषभ ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। प्लीज ऋषभ, वो सब बातें याद करने से कोई फायदा नहीं। तभी अचानक से जाह्नवी का फोन बजने लगा। जाह्नवी ने अपने बैग से अपना मोबाइल फोन निकाला। जब उसने अपना मोबाइल फोन निकाला तो वो बिजनेस कार्ड भी गलती से बैग से निकलकर नीचे गिर गया, लेकिन जाह्नवी का ध्यान उस पर नहीं गया। फोन पर फ्लैश होता हुआ नंबर जाह्नवी की माँ सुमित्रा का था। जाह्नवी ने कॉल रिसीव किया और अपनी माँ सुमित्रा से पूछा, हाँ माँ, क्या हुआ,
सब ठीक तो है ना? बेटा, मुझे अभी एक टेक्स्ट मैसेज मिला है जिसमें मुझे 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए तुम्हारे नाम से। सुमित्रा देवी ने तुरंत जानवी से कहा। हाँ माँ, मैंने दोपहर में ही आपको पैसे ट्रांसफर किए हैं। जानवी ने फोन पर अपनी माँ से कहा। तुमने मुझे पैसे भेजने से पहले एक बार भी बताया? और क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे थे? ऋषभ के पैसे तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो पेंशन मिलती है उससे मेरा खर्च अच्छे से चल जाता है। सुमित्रा ने जानवी से शिकायत करते हुए कहा। माँ पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ये पैसे ऋषभ के नहीं है माँ, ये मेरी अपनी खुद की कमाई के हैं माँ। जानवी ने अपनी माँ सुमित्रा से कहा। सुमित्रा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जानवी से कहा, इतना पैसा तुमने कहाँ से कैसे कमाए जानवी? माँ, मैंने फेमस पेंटर आदित्य राज की एक पेंटिंग रिन्यू की थी और एक क्लाइंट को मेरी पेंटिंग इतनी पसंद आई कि वो इसके लिए मुझे जितने मैं चाहूं उतने पैसे देने तैयार था। बस अब तो आप समय निकाल कर कहीं घूम आइए माँ। अपनी माँ सुमित्रा से ये कहकर फोन काटते हुए उसने मुस्कुराते हुए ऋषभ की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि ऋषभ उदास दिख रहा था और वो बैग के बगल में पड़े उस बिजनेस कार्ड को देख रहा था। जानवी ने उसकी नजर को फॉलो किया और देखा उसकी नजर बिजनेस कार्ड पर थी। वही बिजनेस कार्ड जो मिस्टर राहुल वर्मा ने जाने से पहले उसे दिया था। जानवी ने बिजनेस कार्ड ऐसे उठाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसे अपने बैग में रख लिया और बहुत नॉर्मली ऋषभ से कहा, ये वर्मा ऑक्शन हाउस के मालिक मिस्टर वर्मा का बिजनेस कार्ड है। इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे दिया। ऋषभ ने थोड़ा भारी आवाज में जानवी से पूछा, क्या तुमने उसे अपनी पेंटिंग बेची है? हाँ, एक्चुअली श्रुति ने मुझे बताया कि वर्मा ऑक्शन हाउस शहर का एक नामी ऑक्शन हाउस है, इसीलिए मैं श्रुति के साथ वहां चली गई। पता है ऋषभ, वहां हॉल में इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, मैं बता भी नहीं सकती। तभी मिस्टर वर्मा का एक ऑफिस बॉय हमें बुलाने आया और तुम यकीन नहीं करोगे ऋषभ, जैसे ही मिस्टर वर्मा ने मेरी पेंटिंग देखी ना, उन्होंने तुरंत ही उसे खरीद लिया। एक्चुअली उनके डैड को महान पेंटर आदित्य राज साहब की पेंटिंग्स का कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। जानवी ने ऋषभ से कहा। जानवी की बातें सुनकर ऋषभ की आंखें थोड़ी कठोर हो गई। उसने अपसेट होकर जानवी से धीमी आवाज में कहा, जानवी, क्या मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी होने दी? क्या मेरे पास पैसों की कमी है, या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा खर्च उठाने के लायक नहीं हूं जो तुम पैसे के लिए उसके पास गई? ऋषभ की बातें सुनकर जानवी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। ऋषभ के शब्द उसके दिल, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले थे। ये न केवल उसकी योग्यता पर सवाल थे, बल्कि उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाने वाले सवाल थे। ऋषभ के सवाल को सुनकर जानवी का अच्छा मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। उसने बहुत नाराजगी के साथ ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ उसकी आंखों को इस तरह देखकर सबसे ज्यादा डरता था। कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखने के बाद ऋषभ ने अपना हाथ उठाया, अपने बालों के बीच में रगड़कर उसने अपने गुस्से को शांत किया और उसने धीरे से जानवी से कहा, सो सॉरी जानवी, मैंने गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। जानवी ने अपना मुंह फेर लिया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद ऋषभ ने टेबल पर उसका हाथ पकड़ लिया, उसके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से सहलाया और धीरे से उससे कहा, जानवी, मुझे पसंद नहीं कि तुम उस आदमी के करीब भी जाओ। जानवी परेशान होकर गुस्से में बिना ऋषभ से कुछ कहे वहां से जाने लगी, पर ऋषभ ने तुरंत ही कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। जानवी ने ऋषभ की बातों पर गौर करते हुए ध्यान से सोचा और खुद से ही धीरे से कहा, मिस्टर वर्मा का नाम भी राहुल है, पर वो राहुल नहीं है। वो राहुल तो 13 साल पहले ही मर चुका है। उसका सरनेम तो गुप्ता था और उसका पूरा नाम राहुल गुप्ता। क्या जानवी अपने साथ 13 साल पहले हुई उस दर्दनाक रात का सामना फिर से करने वाली है? क्या राहुल वर्मा ही हकीकत में वही राहुल है जो ऋषभ के लिए एक पहेली बना हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी के आने वाले एपिसोड्स।
ऋषभ कॉफी पीते हुए मन ही मन सोच रहा था कि कहीं जानवी राहुल को बचा तो नहीं रही है। जिस दिन जानवी की दादी की डेथ हुई थी उस दिन उसने राहुल को 2 बार खुद अपनी आंखों से देखा था। वो तालाब की दूसरी ओर से एक टूटे हुए पुल के पास खड़ा होकर दूर से जानवी को देख रहा था। फिर दूसरी बार बांस के पेड़ों की ओर देखा था उसने उसे। और जिस दिन जानवी के हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर्ड हुई थी उसके दूसरे दिन ही माया का हाथ भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। जब जब माया ने जानवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तब तब माया को भी तकलीफ झेलनी पड़ी। अगर राहुल सच में मर चुका है तो ये सब जो हुआ उसे मैं क्या समझूं? इन सब से तो बस यही समझ आता है कि राहुल मरा नहीं बल्कि जिंदा है। बस उसने अपना चेहरा बदल लिया और राहुल गुप्ता से राहुल वर्मा बन गया। पर आखिर जानवी मुझसे सच क्यों छुपा रही है? इन अटकलों में उलझा ऋषभ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। ये सोचते हुए कि जब जब उसने जानवी से राहुल के बारे में बात की तब तब जानवी एग्रेशन में आ जाती है। इसीलिए ऋषभ ने उसके साथ बहस करना बंद कर दिया और प्यार से उसे हैंडल करते हुए टेबल से स्पून उठाया और झट से उसके मुंह में आइसक्रीम खिला दी। उससे कहा, जानवी तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, जल्दी से खा लो वरना ये वेस्ट हो जाएगी। ऋषभ को प्यार से उसे मनाते देख वो थोड़ी नॉर्मल हो गई और आइसक्रीम खाने लगी। जब खाना लगभग पूरा हो गया तो जानवी ने बिल पे किया और उठकर बाथरूम चली गई। तभी उसके पीछे पीछे एक लेडी भी चुपचाप बाथरूम में आ गई। जानवी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई और अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गई, उसके ठीक बगल में वो लेडी भी दूसरे वॉश बेसिन तक गई। नल चालू किया और अपने हाथ धोते हुए उसने जानवी से कहा, ओह, तो तुम भी यहाँ डिनर करने आई हो? ये सुनकर जानवी ने जैसे ही अपना सिर घुमाया तो देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि माया थी। माया को देखते ही जानवी मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि मुझे परेशान करने यहाँ भी आ गई। जहाँ देखो वहाँ मधुमक्खी की तरह मेरे आसपास ही भिनभिनाती रहती है, जैसे इसके पास और कोई काम ही ना हो। ये सोचते हुए जानवी ने थोड़ी बेरुखी से माया से कहा, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? माया ने थोड़ा मजाक भरे लहजे में जानवी से कहा, मैं यहाँ खाने के लिए अक्सर आती रहती हूँ। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट। मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके? जानवी ने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपना सिर नीचे करके हाथ धोने लगी। माया ने नल बंद करते हुए तिरछी नजरों से जानवी की तरफ देखा और बहुत इंसल्टिंग शब्दों में उससे कहा, तुम तो एक छोटे से पहाड़ी गांव से आई हो, इतनी एक्सपेंसिव जगह पर तो तुम शायद पहली बार ही आई होगी। माया के ताने सुनकर जानवी ने मन में सोचा, मैं हमेशा इसे अच्छे से ही ट्रीट करती हूँ, लेकिन ये हमेशा मेरे पेशेंस को चैलेंज करती रहती है। पर अब बस, मैं इसकी सुनती रहूंगी तो ये अपनी लिमिट क्रॉस करती जाएगी। ये सोचते हुए जानवी ने गुस्से में माया से कहा, एक लड़की जो अपने रईस डैड के पैसे उड़ा रही है वो मुझ पर हंस रही है। तुम्हारे डैड की पहचान तुमसे हटा दी जाए ना तो तुम्हारी खुद की अपनी पहचान क्या रह जाएगी? ये मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी की बातें सुनकर माया का चेहरा अचानक से छोटा सा हो गया। उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए जानवी से कहा, अच्छा, तो गांव की सीधी साधी गंवार लड़की के मुंह में जुबान भी है? तुम तो पहले ऋषभ को तलाक देने को तैयार थी ना, और अब तुम उसे तलाक नहीं देना चाहती? तलाक देना है या नहीं ये मेरे और ऋषभ के बीच का मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जानवी ने गुस्से में माया से कहा। जानवी की बातें सुनकर माया गुस्से से तिलमिला उठी। अपने दांत पीसते हुए वो जानवी के कान की ओर झुकी, अपनी आवाज धीमी की और शातिर तरीके से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यदि तुम्हारी दादी की डेथ नहीं हुई होती तो अब तक कब का तुम्हारा और ऋषभ का तलाक हो चुका होता। पर तुम्हारी दादी अच्छे से जानती थी कि उन्हें किस समय मरना है। न ही वो पहले मरी और न ही वो बाद में मरी। वो सिर्फ तुम्हारा तलाक रोकने के लिए उसी दिन मरी जिस दिन तुम और ऋषभ तलाक लेने जा रहे थे। माया ने क्लैप करते हुए जानवी से कहा, ऋषभ को और उसकी जायदाद को हासिल करने की साजिश में तुम कामयाब हो गई जानवी। माया की अपमानजनक बातें सुनकर जानवी अपना आपा खो बैठी। उसका रोम रोम गुस्से की आग से जलने लगा। बिना सोचे समझे उसने माया की कलाई जोर से पकड़ी और उसे दीवार की तरफ फेंकते हुए दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। माया की पीठ जोर से कठोर दीवार से टकराई। उसने दर्द से कराहते हुए अपने चेहरे को पकड़ लिया। उसका चेहरा तुरंत सूज गया। उसके गोरे चेहरे पर जानवी की 5 उंगलियों के लाल निशान थे। माया अचानक से फूट फूट कर रोने लगी।
अचानक माया ने अपना सिर उठाया, घुटने के बल बैठ गई और दरवाजे की ओर देखकर जोर जोर से रोते हुए बोली, ऋषभ, देखा तुमने, ये है जानवी का असली चेहरा। वो सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है और अच्छा बिहेव करती है, लेकिन इसकी हकीकत तो ये है ऋषभ, जो तुम सामने देख रहे हो। एक्चुअल में ये बहुत ही शातिर है। जानवी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जैसे ही धीरे से अपना सिर घुमाया तो उसने इस सामने बाथरूम के बाहर ऋषभ को खड़ा देखा, जो उन दोनों को शांति से देख रहा था। तभी जानवी को एहसास हुआ कि क्यों माया उसके कान के पास झुकी थी और उसे ऐसा करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए धीमी आवाज में ये शब्द क्यों कहे थे। ऋषभ ने जानवी की ओर देखा क्योंकि माया पहले से ही ऋषभ के पास चली गई थी। जानवी चुपचाप ऋषभ की ओर देख रही थी कि ऋषभ क्या कहेगा, किसका साइड लेगा। ये देख कर कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा उन दोनों को ठंडे भाव से देख रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि ऋषभ की नजरें उसे ही देख रही थी, क्योंकि इस बार उसने ही पहले कदम उठाया था। मल्होत्रा फैमिली और महाजन फैमिली के रिलेशन बहुत अच्छे और गहरे थे। जानवी ये बात अच्छी तरह से जानती थी। उसने माया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है माया, तुम ऋषभ के सामने अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाओगी और ऋषभ तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेगा? ऋषभ मेरे पति हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम मेरे पति पर डोरे डालती हो, बार बार मुझे उकसाती हो, और तो और आज तुमने मेरी दादी तक को नहीं छोड़ा, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। इतना सब होने पर भी मैं तुमसे अच्छे से बात करूं। तुमने आज जो मुझसे कहा है ना, इसके लिए मुझे तुम्हें एक नहीं बल्कि 100 थप्पड़ जड़ने चाहिए थे। माया के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसने अपनी आंखों से झूठे आंसू बहाते हुए ऋषभ को देखा और अपने सूजे हुए आधे चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, ऋषभ, ये मेरे चेहरे की हालत देख रहे हो ना? ऋषभ ने उसे नजरअंदाज किया। उसकी आंखें जानवी पर टिकी हुई थी। उसने और धीरे से जानवी से पूछा, क्या माया ने तुम्हें मारा है? जानवी ने अपना सिर हिलाया। ये तो साफ साफ पार्शियलिटी है। माया ऋषभ को जानवी का साइड लेते हुए देखकर राख हो रही थी। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए ऋषभ से कहा, ऋषभ, तुमने अपने डैड से मेरी अच्छी तरह देखभाल करने का वादा किया था ना? क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? माया, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने डैड से क्या वादा किया था। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं ऑफिस में तुम्हारा ध्यान रखूं। ऋषभ ने धीरे से माया से कहा, और अपना रिश्ता तुम भूल गए ऋषभ। वी आर इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 10 years। तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते ऋषभ। माया ने इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए ऋषभ से कहा। माया ऋषभ से ये कह रही थी कि तभी अचानक एक आदमी ने थोड़ा ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए माया से कहा, माया, अब बात करना बंद करो और जल्दी बाहर आओ। जानवी ने देखा कि ये तो माया का बड़ा भाई करण था। जानवी को कुछ देर तक समझ नहीं आ रहा था कि वो करण से क्या और कैसे कुछ कहेगी। करण ने जानवी की तरफ देखा, थोड़ा सिर हिलाया और उससे कहा, मैं अपनी बहन माया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जानवी ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। आखिरकार उसने अभी अभी माया को जोर से थप्पड़ मारा था। माया ने देखा कि उसके इतना ड्रामा करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जानवी को गुस्से से घूरा और वहां से चली गई। माया के जाते ही ऋषभ ने जानवी से कहा, चले। बाहर निकलने के बाद जानवी ऋषभ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। ऋषभ ने अपनी आवाज को थोड़ा जोर देते हुए जानवी से कहा, मैंने इससे पहले कभी तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। मैंने अभी जब थप्पड़ की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि अंदर जरूर कुछ हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से वहां आ गया। जानवी एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब है। उसने ऋषभ से पूछा, तुम्हें भी लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? ऋषभ का चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा था। उसने जानवी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर जानवी गुस्सा हो गई और उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए ऋषभ से कहा, मैंने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड माया को थप्पड़ मारा, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया जानवी? ऋषभ ने जानवी से कहा, वो मेरी दादी को बीच में लाई ऋषभ। उनके बारे में न जाने वो क्या क्या बोले जा रही है। जानवी ने ऋषभ से कहा, तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन कोई भी मेरी दादी के लिए उल्टा सीधा बोले ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानवी ने गुस्से में ऋषभ से कहा। गुस्से की वजह से जानवी की आंखें लाल और बड़ी हो गई थी। ये देखकर कि वो बहुत गुस्से में थी, ऋषभ ने उससे सवाल जवाब करना बंद कर दिया।
अपना हाथ उठाया और उसके सिर को सहलाते हुए धीरे से उससे कहा, मुझे उसके लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बात बस इतनी है कि मैंने तुम्हें हमेशा सॉफ्ट नेचर के साथ देखा है। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह गुस्से में देखा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया हूँ। यहाँ तक कि जब मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा और रूड था, तब तक तुमने कभी भी गुस्से में बात करना तो छोड़ो, कभी गुस्से से तुमने मुझे देखा तक नहीं। ऋषभ की बातें सुनकर जानवी चुप हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, पहले मुझे ये लग रहा था कि ऋषभ माया की साइड ले रहा था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन हकीकत में तो उसे मेरी परवाह थी। ये सोचते हुए जानवी का गुस्सा शांत हो गया और उसकी आंखों में ऋषभ को गलत समझने का गिल्ट था। जानवी ने थोड़ा इमोशनल होकर प्यार भरे शब्दों में ऋषभ से कहा, ऋषभ तुम मेरे पति हो, मेरे लिए वर्ल्ड के सबसे प्यारे और सबसे अच्छे हस्बैंड। मैं अपने इतने प्यारे पति के साथ कुछ समय अकेले नहीं बिता सकती। ये कहते हुए उसने प्यार भरी आंखों से मुस्कुराते हुए ऋषभ की आंखों में देखा, उसे धक्का दिया और उसे कोने में ले गई और जल्दी से उसके होठों पर लिप किस करने लगी। जहां जानवी अब बहुत अच्छे मूड में लग रही थी, वहीं ऋषभ के मन में कुछ अलग ही बातें चल रही थी, क्योंकि राहुल और जानवी के बीच का रिश्ता उसे दिन पर दिन और उलझाता जा रहा था। तो क्या ऋषभ इस उलझन में और उलझता रह जाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जानवी और राहुल का रिश्ता धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहा है। और आगे क्या साजिश करेगी माया ऋषभ और जानवी के रिश्ते को खतरे में डालने के लिए, ये जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। माया अपना चेहरा छिपाते हुए लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए करण के पीछे पीछे रेस्टोरेंट के बाहर चली गई और रेस्टोरेंट के बाहर निकलते ही माया ने करण का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए गुस्से में सवाल करते हुए उससे कहा, क्या तुम सच में मेरे ही भाई हो? जानवी ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे इतना कुछ कहा और तुमने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि मुझे ही बुरा भला कहा। करण ने अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे की ओर देखा। उसके गोरे छोटे से चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान थे। करण ने क्यूरियस होकर माया से पूछा, तुमने उससे ऐसा क्या कहा था कि उसने तुम्हें इतना जोर से थप्पड़ मारा? माया ने गुस्से में करण से कहा, मैंने बस इतना कहा था कि उसकी दादी ने मरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम चुना था। मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? करण समझ गया कि जानवी को ऐसा करने के लिए माया ने जानबूझकर ऐसी बातें कही जिससे वो अपना कंट्रोल खो बैठे और ऐसा कर बैठे जो उसे ऋषभ की नजरों में गिरा दे। पर अच्छा हुआ ऋषभ ने जानवी को गलत नहीं समझा। माया की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। करण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए माया से कहा, जानवी ने तुम पर हाथ उठाकर सही ही किया। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ यही करता। इसलिए अगली बार से सोच समझ कर ही कुछ बोलना। और मैं तो कहता हूं कि चुप रहने में तुम्हारी ज्यादा भलाई है। माया ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, कभी कभी तो मुझे सच में ये डाउट होता है कि तुम मेरे नहीं बल्कि उस जानवी के भाई हो, क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की बजाय हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते रहते हो। गलती तुम्हारी थी माया। जब तुम और ऋषभ बहुत पहले ही अलग हो चुके हो तो तुम्हें अब ऋषभ के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उससे शादी करने की कोशिश करना तो बहुत दूर की बात है। करण ने अपनी आवाज को जोर देते हुए माया से कहा। माया ने चिल्लाते हुए करण से कहा, उनका तलाक होने वाला था, पर उस बुढ़िया। ये कहते कहते वो कुछ सेकंड के लिए अचानक से रुक गई और अपने गुस्से को, अपनी जुबान को कंट्रोल करते हुए उसने दोबारा से करण से कहा, वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऋषभ ने जानवी से शादी के लिए बस इसीलिए हाँ कहा था क्योंकि उसे जानवी में मैं यानी माया दिखाई देती थी। समझे तुम? इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि वो मेरे प्यार को और मुझे कभी भूला ही नहीं। करण रुक गया और उसने उसे ध्यान से देखा और कुछ देर बाद उसने माया से कहा, तुम्हारी शक्ल जानवी की तरह हो सकती है, पर यह जरूरी नहीं कि तुम सीरत से भी उनकी तरह हो। माया ने अपनी आंखें घुमाई और करण की ओर देखा। करण ने माया की आंखों में देखते हुए फिर से कहा, मुझे इस तरह घूरने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच कहूं तो जानवी तुमसे ज्यादा सुंदर है और उसका स्वभाव तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। सिर्फ उसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि उसका अच्छा बिहेवियर, उसकी सादगी साफ साफ उसके चेहरे से झलकता है।
उसने माया को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, खुद को गौर से देखा है कभी? ऊपर से नीचे तक एक्सपेंसिव सामान से लदी हो, सादगी और अच्छाई तो तुमसे कोसों दूर है। माया ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे जोर से एक तमाचा मारा। करण, अब मैं तुम्हारे साथ भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जानवी को मुझसे ज्यादा सुंदर कहने की? तुम्हें और तुम्हारी आंखों को इलाज की जरूरत है। करण ने माया की कलाई पकड़ ली और उससे कहा, बहुत हो गया माया, चलो चुपचाप कार में बैठो। दोनों कार में बैठ गए। करण ने कार स्टार्ट की और रिवर्स करने लगा। माया ने सीट बेल्ट लगाते हुए करण से कहा, तुम्हें पता है जानवी की दादी जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी और जो नर्स उनकी देखभाल कर रही थी, उससे मुझे कुछ खबर मिली। तुम खुद ये जानकर हैरान हो जाओगे करण। नर्स ने मुझे बताया कि जानवी की दादी की तबीयत ठीक तो नहीं थी, लेकिन वो पहले से बेहतर थी और वो अभी 2-3 साल और जी सकती थी। उसने बताया कि अचानक से शाम के वक्त ही उनके शरीर में लगे सभी इक्विपमेंट्स बंद कर दिए गए। मुझे लगता है कि उस बुढ़िया ने हकीकत में सुसाइड कर ली थी ताकि ऋषभ जानवी को तलाक न दे। करण चुपचाप माया की बातें सुनता जा रहा था। क्या हुआ? अब भी जानवी की वकालत करोगे तुम? साफ दिखता है जानवी ने अपनी दादी के इलाज के लिए ऋषभ से शादी की और उसकी दादी ने सुसाइड करके जानवी की शादी बचाने की कोशिश की। अगर उस बुढ़िया ने जानबूझकर अपनी जान नहीं ली होती तो उन दोनों का बहुत पहले ही तलाक हो चुका होता। बस ये जानवी ऋषभ की जिंदगी से दूर चली जाए, ऋषभ खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएगा। सारी फसाद की जड़ वो बुढ़िया ही है, उसने ही मेरा बना बनाया काम बर्बाद कर दिया। बस करो माया, जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा तुम उनके बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हो? कुछ तो सम्मान रखो उनके प्रति। माया से ये कहते हुए करण ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और कार की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया। माया ने थोड़ा अजीब नजरों से करण की ओर देखा और कहा, भाई क्या तुम्हें जानवी पसंद है? करण ने माया को डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या माया, कुछ भी बकवास करती हो, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? माया ने करण के कान के सिरे पर चुटकी काटते हुए उससे कहा, पर मुझे तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि। करण ने उसका हाथ झटकते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है माया, आगे से मुझसे ऐसे मजाक बिल्कुल भी मत करना। माया ने अपनी कोहनी कार की खिड़की पर रखी और कुछ देर तक करण को देखती रही। अचानक से उसके खुराफाती दिमाग में एक बात आई। वो करण के पास गई और प्यार से बोली, मेरे प्यारे भाई, तुम जानवी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ट्राई क्यों नहीं करते? करण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माया, अब अगर तुमने एक शब्द और भी कहा ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी कार से बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम? यहाँ दूसरी तरफ ऋषभ रेस्टोरेंट से निकलकर जानवी को कार से एक अनजान रास्ते से ले जा रहा था। जानवी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ऋषभ से पूछा, ये घर जाने का रास्ता तो नहीं लगता ऋषभ? हाँ, अभी हम घर नहीं बल्कि कहीं और चल रहे हैं। ऋषभ ने कार ड्राइव करते हुए जानवी से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओ। जानवी ने क्यूरियस होकर ऋषभ से पूछा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ऋषभ ने कहा। करीब 1 घंटे तक कार ड्राइव करने के बाद ऋषभ ने एक नदी के किनारे कार पार्क की। घने जंगलों से घिरी उस नदी के किनारों पर तेज हवाएं चल रही थी, जिससे नदी का पानी लहरों की तरह हिलोरे ले रहा था। आसपास का इलाका बहुत ही सुनसान था और वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कार की खिड़की से जानवी ने बाहर गरजती और उफनती नदी को देखा और थोड़ा घबराते हुए ऋषभ से पूछा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं ऋषभ? कार से बाहर निकलो। जानवी से ये कहते हुए ऋषभ ने धक्का देकर कार का दरवाजा खोला और नीचे चला गया। जानवी भी कार से उतरकर ऋषभ के पीछे जाने लगी। ऋषभ ने उसे कार की चाबियां दी और कहा, डिक्की में कुछ सामान रखा हुआ है, क्या तुम उन्हें लेकर आ सकती हो? जानवी ने थोड़ा चौंकते हुए उससे कार की चाबियां ली और कार से सामान लेने के लिए चली गई। जैसे ही उसने कार की डिक्की खोलकर देखा, वो मन ही मन बहुत खुश हो गई और वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गई। डिक्की लाल गुलाबों से पूरी तरह से भरी हुई थी, एक अलग ही किस्म के मखमली हॉट रेड कलर के रोज, जिनकी पंखुड़ियां नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। जो भी देखे देखते ही उसका मन मोह ले। ऋषभ ने अपना एक हाथ जेब में डाला, अपने सुंदर शरीर के साथ कार के किनारे पर चेहरे पर एक
तिरछी मुस्कान लेकर अपने घुटनों के बल झुकते हुए अपनी आंखें नीचे झुका ली और अपने एक हाथ से उसके हाथ को चूमते हुए प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हें सब पसंद आया? हाँ ऋषभ, तुमने ये सब मेरे लिए किया? जानवी ने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ ब्लश करते हुए ऋषभ से कहा। ऋषभ ने थोड़ा कंफ्यूज होकर जानवी से कहा, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन से फूल पसंद है। तो पता है, तुम्हें फूल वाले ने ही मुझे सजेस्ट किया कि रेड रोज ट्रू लव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इन्हें ही चूज किया। ऋषभ की बातें सुनकर जानवी का दिल भर गया। उसने अपना सिर उठाया और उसकी ओर प्यार भरी आंखों से देखा। ऋषभ भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर उसकी आंखों में डूब गया। उसने जानवी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी कलाई दबाई और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ जानवी की कमर में डालते हुए उसकी कमर को अचानक से कसकर अपने हाथ से जकड़ लिया। ऋषभ की छुअन से जानवी की पूरी बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होने लगी। उसने शर्माते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, ना नहीं। जानवी को जंगल में ऋषभ के साथ इतना नजदीक आने में, कुछ भी करने में अजीब सा लग रहा था। ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखते हुए झुककर उसे एक बच्चे की तरह गोद में उठा लिया और कार के सामने ले गया। जानवी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी और मुस्कुराते हुए उससे धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं, पर यहाँ नहीं। ऋषभ से ये कहते हुए जानवी के चेहरे पर मुस्कान ठहर गई और उसने शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका ली। वो आगे क्या करेगा ये सोचते सोचते उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। ऋषभ ने उसे गोद में लिए हुए एक हाथ से पकड़ा, कार का दरवाजा खोला और उसे कार के अंदर बिठा दिया और वो भी कार के अंदर उसके बहुत ही नजदीक बैठ गया। इतने नजदीक कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। ऋषभ ने उसके कान के पीछे से उसे गले तक किस किया। जानवी चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शर्माते हुए सिर हिलाकर उसे मना कर रही थी, पर ऋषभ तो पूरी तरह अभी मदहोशी में था। उसने जानवी के कंधों को दबाया, उसे हिलने नहीं दिया और उसके होठों को किस करने लगा। सांस लेते हुए जानवी ने जोर से हाँफते हुए ऋषभ से कहा, ऋषभ घर चलते हैं ना, यहीं क्यों? ऋषभ ने जानवी की गर्दन को चूमा और मजाक में उससे कहा, मैंने सुना है कि जंगल की फ्रेश एयर में ऐसा करने से बीमार नहीं पड़ते, और फिर हमें दादी को उनका पोता भी जल्दी से उन्हें देना है ना। ऋषभ ने जानवी से कहा, पोता ही क्यों? जानवी ने ऋषभ से पूछा, देखो, हमारे दादा दादी लड़का चाहते हैं। यदि हमें पहली बार में ही बेटा हो जाता है तो तुम्हें दूसरा बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि बेटी होती है तो फिर तो तुम्हें फिर से ये दर्द सहना ही पड़ेगा। ऋषभ ने बड़ी मासूमियत से कहा। जानवी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, जो भी होगा एक ही होगा, उसे प्यार करना ना करना तुम जानो। तभी अचानक से जानवी के दिल में कुछ बातें चलने लगी। मैं ऋषभ के साथ 3 साल से रह रही हूँ, हम हमेशा एक दूसरे के साथ सिर्फ फ्रेंड्स की तरह ही रहे। बातें होती भी थी तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर, प्यार करना तो दूर की बात है। अचानक से ऋषभ का उसके लिए इतना प्यार उसे एक सुनहरे सपने की तरह लग रहा था। यहाँ ऋषभ जानवी के प्यार के आगोश में पूरी तरह डूब चुका था। जानवी का बदन गाड़ी की सीट को छू रहा था। उसकी सांसें अब सामान्य से और भी तेज चलने लगी थी। रोम रोम में उसके एक अलग सा ही नशा छा रहा था। जानवी भी अब ऋषभ के आगोश में डूब गई थी। उसने ऋषभ को कमर के चारों ओर अपनी बाहों में समेट लिया, अपने नरम होठों से उसे किस करने लगी और धीरे से उसने ऋषभ से कहा, तुम तो इसमें बहुत ही माहिर लगते हो। असल में जानवी ऋषभ से कुछ और ही पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हारे और माया के बीच भी कभी। ऋषभ समझ गया कि जानवी क्या कहना चाहती थी। उसने जानवी के कंधे पर धीरे से काटा और धीमी आवाज में उससे कहा, मैंने माया के साथ कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें भी मेरे लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वैसे ये बातें आमतौर पर लड़कियां लड़कों से कहती हैं, पर यहाँ मैं लड़का होकर तुमसे ये कह रहा हूँ।
सुनने में ये थोड़ा फनी साउंड करता है ना? ठीक है, आप जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं गिव अप नहीं करूंगी, ओके? जानवी ने जोर से हंसते हुए ऋषभ से कहा। क्या ऋषभ और जानवी हमेशा के लिए एक हो पाएंगे, या फिर माया रचेगी कोई नया षड्यंत्र जानवी को ऋषभ की नजरों से गिराने के लिए? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।